Hello students, so welcome back in NET PYQ series. Today we are going to discuss work by energy. So सबसे पहले स्टार्ट होने से पहले यही बता देता हूँ, अगर आपको इसको डिटेल में करना है, वन पेज गो थ्रू करना है या लेसन प्लान, तो हमारे चैनल पे जाके आप पहले ही एक बार गो थ्रू करो। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बताए भी गए हैं कि कैसे उन क्वेश्चंस को किया जाता है, थियरी में हमको कितना पार्ट याद रखना है, तो आप उसमें गो थ्रू कर जाके आओ। ये सिर्फ लास्ट मिनट रिवीजन, लास्ट 10 to 12 ईयर में नेट में कौन से क्वेश्चंस आए हैं उसी का डिस्कशन हो रहा है, ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको फास्ट रिवीजन करना है तो कौन से क्वेश्चन गो थ्रू करने हैं, नेट में कौन से आए हुए हैं, तो उसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है। बहुत सारे एग्जाम्पल इसलिए हमने नहीं चुने हैं क्योंकि ये लास्ट मिनट रिवीजन आपको क्या करना है, इसलिए मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ कि दिस इज़ LMR सीरीज, लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन, द पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, कहाँ से पार्टिकल मूव कर रहा है। सो दिस इज मूविंग फ्रॉम -2,5,0 टू 4 जे कैप है, तो ध्यान रखना इट इज़ 0,4,3। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दिया हुआ है आपको, और फोर्स भी दिया हुआ है आपको, एंड यू नीड टू फाइंड आउट द वर्क डन। सो वर्क डन की जो फॉर्मूला होगी दैट इज F.D होगी। ध्यान रखना एग्जामिनेशन में यू हैव गिवन दिस फोर्स, 3D कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर दिए हैं, तो दिस इज 4i कैप प्लस 3j कैप, तो थर्ड 0k कैप हो जाएगा। डॉट डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, सो दिस इज 0 माइनस ऑफ -2, इट विल बिकम +2, 4 minus 5 -1, and 3 minus 0, so it will become plus 3k cap. So this is 4 2s are 8, 3 into -1 -3, 0 into 3 0, so your answer comes out to be 5 joule. Okay, so this is your 5 joule is your answer. Now next, a radius of a 2 meter, a disc of radius 2 meter in the mass 100 kg rolls on a horizontal flow. इट सेंटर ऑफ मास हैज द स्पीड, मतलब रोल कर रहा है, रोलिंग मोशन का क्वेश्चन है, बट वर्क बाय एनर्जी में हमने इसको डाला हुआ है कि इसके सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है दैट इज 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दैट ओके, तो मीटर पर सेकेंड में भी हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। सो दिस इज 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड इट इज रोलिंग। ओके, हाउ मच वर्क इज नीड टू स्टॉप इट। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी वर्क डन होता है दैट वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ये वर्क एनर्जी थियरम है, जो भी वर्क डन होगा इट इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल टू दिस काइनेटिक एनर्जी का चेंज में क्या होगा कि देखो, अगर कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी का चेंज दिया है और मास दिया है, वहाँ से भी आप निकाल सकते हो वर्क डन। सबको फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट याद होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब ये रोल कर रहा है, तो रोल कर रहा है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, हाफ mv²। मीन्स इसके पास दो काइनेटिक एनर्जी होगी, एक ट्रांसलेटरी और एक रोटेशनल। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हो जाएगी हाफ I ω² होगी। हम I को mk² लिख सकते हैं, वी नो दैट I को हम mk² लिख सकते हैं और ओमेगा को v/r लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक ये रिलेशन डेवलप्ड होता है, सबको ये याद होना चाहिए। रोलिंग बॉडी के पास जो नेट काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितनी होती है, इट इज हाफ mv² इंटू ब्रैकेट 1 + k²/r²। इतनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। k²/r² बॉडी के ऊपर डिपेंड करती है कैसी बॉडी है। डिस्क है तो हाफ होगा, स्फीयर है तो 2/5 होगा, हॉलो स्फीयर है तो 2/3 होगा। तो ये सबको याद होना चाहिए, ठीक है ना। सबसे सिंपल है, सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबको याद होते हैं। तो डिस्क का जो mr² का कोएफिशिएंट होता है वो हाफ होता है, तो वो k²/r² होता है। ऐसे ही स्फीयर का 2/5 mr² होता है तो 2/5 होगा। तो अगर मैं यहाँ डिस्क का k²/r² पुट करता हूँ, सो this will be 1 + 1/2, so your final answer comes out to be 3/4 mv²। ओके, अब अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, मास की जो वैल्यू दी, मास कितना दे के रखा है आपको यहाँ पे, मास दिया हुआ है 100 kg, वेलोसिटी दी है 20, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी दी है, ध्यान रखना 20। हम वही वेलोसिटी यहाँ पे रखते हैं सेंटर ऑफ मास की। सो 20 मीटर में कितना हो जाएगा, 20 × 10⁻² द होल स्क्वायर, ठीक है। सो इसको आप सॉल्व करोगे तो सिंपल है, ये यहाँ से 25 हो जाएगा, ये 10⁻², 10⁻4 हो जाएगा, सब कैंसिल आउट हो गया। आपका ये आंसर कितना बचेगा, ये 25 75 75। अब देखो 75, ये इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब
20 का स्क्वायर कितना होगा 400 होगा ना, और 400 10⁻⁴, तो ये आपका आंसर 3 के अराउंड आएगा, तो 3 जूल है। तो डायरेक्ट कैलकुलेशन ऐसे कर भी सकते हो आप, ठीक है ना। 75 इंटू 4 7.5 इंटू 4 3 के अराउंड ही आता है। एक 30 किलो जूल या 30 जूल, तो 10⁻⁴ है, 3 जूल, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, बॉडी इनिशियली इज एट रेस्ट, ब्रेक्स अप इनटू 2 पीसेस ऑफ मास m and 2m, मतलब बॉडी का जो ओवरऑल मास है वो 5m है, इनिशियली वो रेस्ट पे है, उस रेस्ट पे से वो स्प्लिट अप हो रहा है इनटू 2 मास, एक 2m में स्प्लिट हो रहा है और एक 3m में स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। टुगेदर हैव द टोटल एनर्जी ऑफ E, इसके पास टोटल एनर्जी E है। आफ्टर ब्रेक द पीस ऑफ मास 2m, इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है वो बतानी है विथ टोटल, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू, यानी E के रिस्पेक्ट में। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी है, E इनिशियली काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना। तो विथ रिस्पेक्ट टू दैट कितनी एनर्जी है वो हमको बतानी है, तो रेशियो में बताना है। ऑब्वियस बात है, रेशियो 1 से छोटा ही आएगा, सारे ऑप्शन भी 1 से छोटे ही हैं। तो चलो देखते हैं कैसा है। बॉडी रेस्ट पे है और एग्जाम्पल है स्प्लिटिंग इनटू द 2 पार्ट, तो मतलब यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन का ही क्वेश्चन है ये ओवरऑल, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, आपको ये फॉर्मूला भी पता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। सो मोमेंटम कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/m हो गया, ठीक है। सो k1/k2, आप अगर देखोगे k1 हमने k1/k2 अगर मैं करूँगा, अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी को मैं k1 बोल देता हूँ और इसकी काइनेटिक एनर्जी को मैं k2 बोल देता हूँ, ठीक है ना, समझ में आया ना, किसकी काइनेटिक एनर्जी को मैं k1 k2 बोल देता हूँ, 2m वाले की काइनेटिक एनर्जी को k1 बोल देता हूँ और 3m वाले को k2 में बोल देता हूँ, तो k1/k2 क्या हो जाएगा 3/2, बिकॉज वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये 3/2 हो जाएगा। और k1 + k2 क्या होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो थी वो होगी, k1 + k2 वॉज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बोथ, ठीक है ना। वही हमको E दे के रखा है, उसी के रिस्पेक्ट में निकालना है। सो देखो यहाँ पे कभी कभी अब स्टूडेंट्स, खासकर नेट के स्टूडेंट्स को यहाँ से यहाँ कैलकुलेशन करने नहीं आती कि सर इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए। सो देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो k1/k2 3/2 दिया हुआ है, देखो ध्यान देना, ये तो आप सबको समझ में आ गया, k1/k2 क्या है अपना 3/2 है, ओके। और k1 + k2 कितना है, वो हमने k लेके रखा हुआ है। हमें जो आंसर में चाहिए वो हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी पूछी है k1, मतलब हमारे जो आंसर में है ना उसमें k1 और k1 एंड k आना चाहिए, ये दो चीज़ आनी चाहिए हमारे आंसर में। सो k2 नहीं चाहिए, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं k2 को यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देते हैं और आंसर आ जाता है, बट कभी कभी वो बड़ा पड़ता है। कुछ बच्चों को तो डायरेक्टली क्लियर ही हो जाता है कि मुझे तो आंसर डायरेक्टली आ गया, पता चल गया क्या आंसर है। नहीं पता चले तो यहाँ ध्यान देना, देखो आपको आंसर में क्या लाना है, k1 और k लाना है, ठीक है ना। सो जो आंसर में लाना है ना उसको डिनोमिनेटर में रख दो, k2/k1 इक्वल टू 2/3 हो जाएगा, इसको इन्वर्स कर दिया, इसको हम बोलते हैं, क्लास 8 में रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर होता था, तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेंडो, इन्वर्ट कर दिया तो अपन इसको बोलते हैं इन्वर्टेंडो, ठीक है। फिर अप्लाई करो कॉम्पोनेंडो, कॉम्पोनेंडो क्या होता है, दोनों साइड 1 ऐड करो, अगर आप दोनों साइड 1 ऐड करते हो ना LHS RHS में, ऐड +1 ऑन बोथ द साइड, सो k2/k1 +1, तो अब इसमें LCM अगर आप लोगे, सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा, देखो k2 + k1/k1 इज इक्वल टू 2 + 3/3, ओके। सो व्हाट इज k2 + k1, इट इज टोटल एनर्जी अपॉन k1 इज इक्वल टू 5/3, सो k1/k कितना हो जाएगा 3/5, सो देयरफॉर आपका जो k1 होगा वो कितना हो जाएगा 3/5 ऑफ k, अंडरस्टूड। सो कुछ बच्चों को तो क्या होता है, जिनकी मैथ्स बहुत फास्ट होती है वो ये डायरेक्टली कर लेते हैं, लेकिन जिनको नहीं आ रहा है तो उसको ये मेथड ध्यान रखना कैसे फास्ट करते हैं। आप ये सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, आप यहाँ से k2 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो और k1/k का एक रेशियो आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में वही पूछा हुआ है, आपको ध्यान रखना कि द पीस ऑफ मास 2m आफ्टर द ब्रेकअप हैज़ अ काइनेटिक एनर्जी कितना, तो 2m k1 पूछा है बट इन फॉर्म ऑफ
टोटल K1 प्लस K2 के फॉर्म में पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा इस तरीके से करना, K1 बाय K2 है, ठीक है ना। हमें आंसर में क्या चाहिए, K1, तो हम जब यहाँ पे दोनों जगह 1 मल्टीप्लाई ऐड कर देंगे तो ये K1 प्लस K2 हो जाएगा, और K1 प्लस K2 को आप क्या लिख सकते हो, K लिख सकते हो, ठीक है। सो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। अगर इसी क्वेश्चन में आपको K2 की काइनेटिक एनर्जी पूछी होती, सुनना, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ K2 सेकंड बॉडी, तो आप क्या करते, आप यहीं पे ऐसा करते, K1 बाय K2 इक्वल टू 3/2, नाउ ऐड 1 ऑन बोथ साइड। अब देखो ध्यान रखना, K2 की पूछी है ना, दोनों साइड 1 ऐड कर दो डायरेक्टली, तो यहाँ 1 करोगे तो K1 प्लस K2 हो जाएगा ऊपर, तो सीधा K लिखो। ये कैलकुलेशन फास्ट करना आना चाहिए। दोनों साइड 1 लिखोगे, जैसे यहाँ पे दोनों साइड 1 लिखा, ऐड किया तो ऊपर K हो गया, नीचे तो K2 ही रहा। यहाँ पे दोनों साइड 1 करोगे तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 5/2, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो K2 कैन बी रिटन एज 2/5K। सो हमें निट के पेपर में क्वेश्चन को फास्ट करना आना चाहिए। जब आपको ये चीज़ फास्ट नहीं आएगी तो वहाँ पे आपके एग्जामिनेशन में बहुत टाइम वेस्ट होगा, और वही आपको एंग्जाइटी भी क्रिएट करती है, ठीक है ना। तो देखो ये मैंने किस तरीके से फास्ट किया है, K1 बाय K2, तो K2 को K के फॉर्म में लाना है, तो दोनों साइड 1 ऐड कर दिया, ज़बानी ही कर दिया, K1 दोनों साइड अगर 1 ऐड करूँगा K2 यहाँ जाएगा तो K1 प्लस K2 हो जाएगा, K1 प्लस K2 को टोटल एनर्जी K लिख दिया, K/K2 इक्वल टू 5/2। इस मैथड को बोलते हैं कॉम्पोनेंडो इन मैथ्स लैंग्वेज, ठीक है। तो मैंने आपको मैथड सिखा भी दी है, क्लियर। सो इसका आंसर आ गया आपका 3/5 जो भी था, ठीक है ना। सो डी ऑप्शन आंसर है इसका। नाउ नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच बाय 2 सेंटीमीटर इज यू। तो हमको पता है कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में जब आप कोई भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में इसको इलोंगेट करते हो तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन से अगर वो कोई एक्स डिस्प्लेसमेंट में जाता है तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ½ k² होती है, वेयर k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, ओके। नाउ काइनेटिक एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी इज ½ k² इफ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर। अगर स्प्रिंग को 8 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच किया है तो आप ½ k को तो कांस्टेंट ही रख रहे हो, k तो कांस्टेंट है, स्प्रिंग को तो चेंज नहीं कर रहे, तो u किसके प्रोपोर्शनल में आ जाएगा, x² के। तो न्यू पोटेंशियल एनर्जी का पूछा है तो अगेन रेशियो लो, न्यू इज u2, ओल्ड वॉज u1, रेशियो से क्या हो जाएगा x2 बाय x1, बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो 2 के सामने 2, 1 के सामने 1, कितना है बोलो, पहले 2 था, पहले कितना था 2, अब 8 है, तो अभी 8 है, पहले 2 था, द होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे आंसर जो आएगा वो 16 टाइम्स आ जाएगा, तो u2 इज इक्वल टू 16 u1, तो ये आपका आंसर आया, बराबर। सो देखो यहाँ पे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जब भी रेशियो में होता है तो कन्वर्ट नहीं करना, बिकॉज कन्वर्ट करोगे भी तो रेशियो में वो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर। हाँ देखो अब इसमें एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ पे हमको कभी कभी क्या करते हैं इस क्वेश्चन में मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के साथ भी कन्वर्ट करके आपको पूछ सकते हैं या रिलेट में पूछ सकते हैं। वो कैसे पूछेंगे कि स्प्रिंग को कट कर दिया, सुनना ध्यान से, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, समझाता हूँ। यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर इलोंगेट किया था, अब स्प्रिंग को बीच में से कट कर दिया, अब बोला है वापस से 2 सेंटीमीटर ही इलोंगेट करो तो कितना वर्क करना पड़ेगा। सो देखो सुनना ध्यान से, नया क्वेश्चन मैं क्रिएट करता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम था, ये मीन पोजीशन पे था, यहाँ से आपने इसको स्ट्रेच किया, मान लो 2 सेंटीमीटर ही स्ट्रेच किया, अब बोला नेक्स्ट में स्प्रिंग को कट कर दिया बीच में से, स्प्रिंग को सेंटर में से कट कर दिया, तो ये जो k है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था k, तो k चेंज हो जाएगा, कभी भी स्प्रिंग को कट करते हो तो k चेंज हो जाता है, तो अब ये नया स्प्रिंग हो गया, ठीक है। अब वापस इसको आपको 2 सेंटीमीटर ही स्ट्रेच करना है, ध्यान रखना, तो कितना, तो यहाँ पे जो काम आपने किया दैट इज ½ kx², बट यहाँ पे नया जो, तो ये u1 हो गया, अब नए में तो k चेंज हो गया, तो नया k क्या होगा, तो देखो ध्यान रखना, k की जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो YA/L होती है, ये हम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में पढ़ते हैं। Y यंग मॉड्यूलस होता है, A क्रॉस सेक्शन ऑफ स्प्रिंग होता है, और L ओरिजिनल लेंथ ऑफ स्प्रिंग होता है। तो ये जो स्प्रिंग होता है जब आप इसको कट करते हो तो Y चेंज नहीं होगा, बिकॉज मटेरियल तो वही रहा, A चेंज नहीं होगा, लेंथ चेंज होगी, तो यहाँ पे देखो कट करने से k इज प्रोपोर्शनल टू 1/लेंथ, तो अगर हमने सेंटर से कट किया है, सेंटर से,
तो अगर इसकी लेंथ l थी तो इसकी लेंथ अब l/2 होगी। तो अगर लेंथ हाफ कर दी तो k क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो अब इसका k क्या हो गया, 2k। तो अब हमको 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच करने के लिए कितना काम करने पड़ेगा, हाफ 2k इंटू एक्स स्क्वायर। सो दैट इज 2 इंटू हाफ k एक्स स्क्वायर। तो अभी हमको डबल काम करना पड़ेगा, ठीक है ना, उतने ही सेंटीमीटर को स्ट्रेच करने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान रखना, ये भी पूछ सकते हैं। क्लियर नाउ? तो इसका तो आंसर आपका आ ही गया ना, 16 बराबर। नाउ कंसिडर ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम द हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। सो एक रेन ड्रॉप है, वो कितने हाइट से फॉल हो रहा है, इट इज फॉलिंग फ्रॉम द हाइट ऑफ, अरे sorry, so this is falling from the height of 1 किलोमीटर, ओके, दैट मीन्स 1000 मीटर के हाइट से रेन ड्रॉप फॉल हो रहा है। इट हिट द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड को हिट किया ना तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो थी 50 मीटर पर सेकेंड। व्हेन इट फॉल ऑन द ग्राउंड इट्स वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स? सो ग्रेविटी कितना वर्क डन करेगा, ग्रेविटी जो वर्क डन करेगा वो mgh करेगा, ओके। m कितना है, 1 ग्राम है, तो 10⁻³ kg हो गया। g 10 है और हाइट 1000 है, 10⁻3। तो ये आंसर कितना आ गया आपका, बताओ। 10 ग्राम है ना और हाइट इज़ 1 किलोमीटर। सो जो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा तो ये हो जाएगा 10, तो 10 जूल आपका आंसर आया। तो ग्रेविटी का वर्क डन, इसमें एक ही आंसर है 10 जूल, तो सीधा ही टिक हो सकता है, बिकॉज दूसरा तो -10 जूल है। ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बॉल भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट तो वर्क हुआ नहीं, ग्रेविटी ने वर्क डन किया, तो सीधा आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन इसमें दूसरा भी पूछा है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर, ठीक है। अब उसको भी सॉल्व करते हैं। ऐसे तो एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे ही कंप्लीट हो गया, ध्यान रखना, ज़रूरत ही नहीं है दूसरा कैलकुलेशन करने की, फिर भी। अब देखो, जब बॉल ग्राउंड, ये टेक्स्ट बुक का भी क्वेश्चन है, ये सेम टेक्स्ट बुक में एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके रिलेटेड है, एग्जैक्टली नहीं है बट इसके रिलेटेड है कि वर्क डन एयर ड्रैग फोर्स का रेन ड्रॉप के लिए ऐसा एक क्वेश्चन दिया हुआ है। सो देखो, जब बॉल ग्राउंड पे गिरा तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 50 थी, बराबर। तो जो वेलोसिटी थी 50 थी, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ध्यान रखना। बॉल की काइनेटिक एनर्जी, सॉरी ड्रॉप की काइनेटिक, बॉल रेन ड्रॉप की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv²। उसका मास 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम है तो 10⁻³ kg हो गया। v कितना है, 50 स्क्वायर है, ये 50 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो ये जो आपका आंसर आएगा हाफ 10⁻³ और ये हो जाएगा 50 इज 20, मतलब 25 हो गया, और 10 इज 100, बराबर। 5 इंटू 10 हो जाएगा, 50 को मैं 5 इंटू 10 लिख दूँ, तो 5 का स्क्वायर 25 और इसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, क्लियर। सो अगर आप इसको देखोगे तो ये आंसर कितना आएगा काइनेटिक एनर्जी का, देखो ये हो जाएगा 1.25, ठीक है, 1.25 इज द काइनेटिक एनर्जी, बराबर है ना, 1.25 ही होगा ना, ये 20 है तो ये raised to -1 हो जाएगा। 2 डिवाइड बाय 25 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, दिस विल बी, बराबर ही लिखा है ना, हाँ 12.5 हो जाएगा, और 10⁻⁻1 तो 1.25 आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी इस ड्रॉप की कितनी हो जाएगी, 1.25। सो होनी कितनी चाहिए, अगर मान लो एयर रेजिस्टेंस होता ही नहीं तो जो पोटेंशियल एनर्जी इसके पास थी वो पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जानी चाहिए थी। मतलब काइनेटिक एनर्जी भी 10 जूल आना था, लेकिन काइनेटिक एनर्जी आया कितना, 1.25 जूल। मतलब लॉस कितना हो गया, 8.75 जूल लॉस हो गया। जो 8.75 जूल लॉस हो गया, इसीलिए माइनस में आंसर दिया है, -8.75 जूल।
अंडरस्टूड? सो इसीलिए ऐसा आंसर है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ऐसे तो इसके बिना ही सॉल्व हो जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। नाउ नेक्स्ट, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। बॉडी इनिशियली एट द रेस्ट एंड स्लाइडिंग डाउन ऑन अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक फ्रॉम द हाइट एच जस्ट टू कंप्लीट द वर्टिकल मोशन। मतलब जो वो यहाँ पे आया तो इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? अंडर रूट ऑफ रूट 5 g r होनी चाहिए। अगर इतनी वेलोसिटी होगी तो ये बॉल वर्टिकल मोशन कंप्लीट कर देगा। ठीक है, सो वर्टिकल मोशन कंप्लीट करने के लिए इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बोलो? mgh है। ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हाफ mv² में कन्वर्ट हो जाएगी। और हमें पता है यहाँ वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? रूट 5 g r होनी चाहिए। सो mgh शुड बी कन्वर्टेड टू हाफ mv² इज रूट 5 g r। सो आपका जो हाइट आएगा वो हाइट आएगा 2.5 r। सो 2.5 r आया। 2.5 r को हम क्या लिख सकते हैं? 5r/2। तो 5r/2 ही लिखेंगे ना? हाँ, तो ये 5r/2 आया, सॉरी 5r/2 लिख सकते हैं। ठीक है, हमको पूछा है कि हाइट इज इक्वल टू, ये हाइट कितना इक्वल होगा? ठीक है, सो हमारा आंसर जो इसमें आता है दैट इज 5r/2 है ना। और r को हम क्या लिख सकते हैं? डायामीटर/2। तो ये क्या हो जाएगा? 5d/4। तो ये आपका आंसर होगा 5d/4। क्लियर? When a block of mass m is suspended on a long wire of length L, this is a block of mass m is suspended on this wire L, the length of the wire become, so length of wire increase हो रहा है, so now the length of the wire will become, length of wire increase होके L plus L हो गया। तो increment in the length कितना हो गया? L is the increment in the length. The potential energy stored in the extended wire is, ये पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन है इसीलिए, बट है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का। सो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच वायर इज हाफ Fx होता है, ये हम सबको पता है। ठीक है, F यहाँ पे कौन सा फोर्स लगा है? mg, क्योंकि ये m है। x इलोंगेशन l है बाय 2, तो mgl/2 इज योर आंसर। तो ये फॉर्मूला सबको याद होता है, हाफ Fx। ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का ये में डेरिवेशन है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड वायर का। Then at any instant time the displacement of the particle is given by, displacement is given by 2t minus 1 and the force is given by phi Newton. The value of the power is, so आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो t के फॉर्म में है। मतलब सपोज मान लो ये x है, तो v क्या हो जाएगा? dx/dt। सो इसका डिफ्रेंसिएशन 2 हो जाएगा। तो जो पावर होता है दैट इज F इंटू वी, दिस इज 5, v इज 2, सो योर आंसर इज 10। सो ये आपका 10 आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर? देन नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट विद द मैक्सिमम लोड ऑफ, एक लिफ्ट है उसका जो लोड है दैट इज 2000 kg इज मूविंग अप विद द कांस्टेंट स्पीड। इसकी स्पीड कांस्टेंट है 1.5 मीटर पर सेकेंड। इसको ऊपर कौन लेके जा रहा है? टेंशन फोर्स। सो टेंशन फोर्स जो होगा दैट इज ओनली इक्वल टू mg। ध्यान रखना, अगर लिफ्ट ऊपर एक्सिलरेट होके जा रही होती तो जो टेंशन फोर्स होता वो mg प्लस a होता। अगर लिफ्ट नीचे एक्सिलरेट होके जा रही होती तो जो टेंशन फोर्स होता वो mg माइनस a होता। तो ये सब चीज़ एक्स्ट्रा याद रखना। कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाए या नीचे जाए, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, द टेंशन इज ऑलवेज mg। ओके, नहीं तो सूडो फोर्स का एग्जांपल हो जाता है अगर एक्सिलरेट करके ऊपर नीचे जाए तो। द मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर ऑफ द लिफ्ट इज, सो पावर कैन बी रिटन एज फोर्स इनटू वेलोसिटी, या फोर्स इज टेंशन, वेलोसिटी इज 1 v। सो टेंशन कितना हो जाएगा आपका?
2000 into g which is 10 and velocity is 1.5. ठीक है, सो ये आंसर 3 किसके अराउंड आएगा? इसमें जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 3 के बाद वाला आंसर आएगा, तो ये आंसर आएगा आपका 34500. ठीक है ना, वही है ना, 2 इंटू 1.5, 2 इंटू 1.5 सीधा ही देख लो, 2 इंटू 1.5 इज 3, सो 3 4 इस ये आंसर आ गया आपका. ठीक है, देन नेक्स्ट, वाटर फॉल फ्रॉम द हाइट ऑफ 60 मीटर एट द रेट ऑफ फॉल दिया हुआ है, रेट ऑफ फॉल kg पर सेकेंड, मतलब आपको dm/dt दे के रखा हुआ है, ध्यान रखना, dm/dt दे के रखा है 15 kg पर सेकेंड. The loss due to the friction force is 10% of the input energy. How much power is generated by the turbine? So आपको dm/dt दे के रखा हुआ है, कौन से हाइट से वाटरफॉल हो रहा है वो दे के रखा है, आपको पावर, तो जो भी वाटरफॉल होता है कहीं से भी कोई भी हाइट से, तो mgh वर्क होता है, वर्क डन mgh होता है, तो पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर को हम dw/dt लिख सकते हैं. g और h तो कांस्टेंट है, तो हम mgh में dm/dt, बिकॉज हमको dm/dt दिया हुआ है, तो मैं ये इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ. देखो पावर को मैंने dw/dt लिखा है, तो इसको मैं mgh लिख दिया, किसको? मैंने वर्क डन को. तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दिया, gh को बाहर निकाल दिया, तो dm/dt आ गया. सारी वैल्यू दे के रखी है, पुट किया तो 9000 वाट आया. ठीक है, उसमें से ऐसा बोला है कि हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टर्बाइन, फ्रिक्शन में 10% लॉस हो गया, सो इसमें से 10% लॉस हो गया, सो 9000 माइनस 10% ऑफ 9000 इज 900. सो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 8100 आएगा, दैट मीन्स 8.1 किलोवाट. ठीक है, नाउ अ बॉडी स्टार्ट मूविंग यूनिडायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोर्स ऑफ द कांस्टेंट पावर. सो ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है. ठीक है ना, वेन एवर द मशीन और अ बॉडी, हम लोग क्लास में करते हैं, मैं क्लास में आपको ये क्वेश्चन हमेशा कराता हूँ. वेन एवर द मशीन डिलीवर अ कांस्टेंट पावर, जैसे नाम डेरिवेशन बताऊँ मैं आपको, वेन एवर द मशीन डिलीवर अ कांस्टेंट पावर, सो P इज कांस्टेंट, दैट इज F इंटू वी. F को क्या लिख सकते हैं? ma इंटू वी. सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन एंड द वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ये दो चीज़ पूछते हैं. सो ऐसे तो याद ही हो जाना चाहिए, जो आपका वेलोसिटी होता है t⁻² में जाएगा, डिस्प्लेसमेंट t⁻³ में जाएगा. एक बार देख लेते हैं. सो पावर कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, a को dv/dt लिख सकते हैं इंटू v. सो v dv कैन बी रिटन एज p/m dt. दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, तो v²/2 इज इक्वल टू p/m इंटू t हो जाएगा. सो आपका v² कैन बी रिटन एज 2p/m अंडर, चलो v² ही लिख देता हूँ, 2p/m इंटू टी. तो v कैन बी रिटन एज √2p/m इंटू t⁻². नाउ v कैन बी रिटन एज dx/dt विच इज √2p/m t⁻². देखो यहाँ पे वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू t⁻² आया, फिर वैसे ही मैं dx को लिख सकता हूँ √2p/m t⁻² dt. दोनों साइड इंटीग्रेट करूंगा तो ये t⁻² प्लस 1 हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा. देख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, दिस इज √2p/m, this is t⁻³ upon 3/2. So x can be written as 2/3 √2p/m t⁻³/2. So your displacement is proportional to t⁻³ and the velocity is proportional to t⁻². देखें क्या दिया है यहाँ पे, क्या पूछा है. So displacement is proportional to t⁻². Okay, so x² is proportional to t हो जाएगा. अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो पैराबोलिक ग्राफ होना चाहिए अपना. इसमें से पैराबोलिक ग्राफ कौन सा है आपका? जैसे आप अगर मान लो t को 0 पुट करोगे तो x भी 0 आ जाएगा, तो t 0 पे x 0, यही है. तो आपका 4th ऑप्शन वाला ग्राफ होगा. अंडरस्टूड? नाउ अ बॉडी ऑफ मास 1 kg मूव अंडर द एक्शन ऑफ द टाइम डिपेंडेंट फोर्स, तो वेरिएबल फोर्स है. योर फोर्स इज
2ti plus 3t square j cap. What is the power? What power will be developed by the force at the time? So पावर निकालना है. अब देखो 1 kg मास है ना, तो पावर क्या होता है? F डॉट वी होता है. ठीक है, तो आप यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हो. एक्सेलरेशन इज फोर्स बाय मास. तो अगर मैं मास 1 kg है तो एक्सेलरेशन भी यही होगा, 2t i कैप 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप, यही एक्सेलरेशन होगा. ठीक है, अब हमको पावर इज f डॉट v. तो f डॉट v अगर हमें निकालना है तो मुझे v निकालना पड़ेगा. v इसका इंटीग्रेशन होगा, v इज इंटीग्रेशन ऑफ a dt. ये तो हमको पता ही है. ठीक है ना, जैसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, a इक्वल टू डी वी बाय डी टी. सो डी वी इज ए डी टी. सो तो v दोनों साइड अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा तो यही आंसर आएगा. ए टी के टर्म में दिया है तो इंटीग्रेट करूंगा तो v आ जाएगा. तो v क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2t स्क्वायर बाय 2 आई कैप, और ये कितना हो जाएगा 3t क्यूब बाय 3 j कैप. सो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, t स्क्वायर आई कैप प्लस t क्यूब j कैप. अब हमको f पावर पूछा है विच इज f डॉट v. तो f कितना दिया है ये हमको डायरेक्टली कर सकते हैं. f ये रहा, v मेरे पास ये आ गया, i डॉट आई वन, तो 2t इंटू टी स्क्वायर इज 2t क्यूब, एंड दिस 3t स्क्वायर इंटू टी क्यूब इज 3t रेस टू 5. सो प्लस 3t रेस टू 5 वॉट. तो आंसर क्या होगा आपका, ये फोर्थ ऑप्शन. तो ये बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो वर्क बाय एनर्जी के थे. होपफुली आप सबको ये समझ में आया होगा अच्छे से. ठीक है ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और आपको करना है, किस टाइप के प्रोफाइल के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वन शॉट पे जाके देखें जो हमारे चैनल पे ऑलरेडी है, अपलोडेड ही है. ठीक है ना, उसमें हर एक टॉपिक के नीचे बताया भी गया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, कौन सी फॉर्मूला क्रैम कर रही हैं आपको. बाकी ये लास्ट मिनट रिविजन था इस टॉपिक का, जो आपको एग्जाम के पहले एक बार गो थ्रू करना है. ठीक है, थैंक यू.